हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में चू को दिखाया जाता है जिसे शादी के लिए तैयार किया जा रहा होता है, लेकिन वो शादी से खुश नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उसे जो लड़की तैयार कर रही होती है वो उसे शांत कराती है। तुम रोना बंद करो वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, ये बोलकर वो उसे मिरर देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर चू अपनी मोम से फाइट कर रही होती है। जिस इंसान को मैं जानती नहीं हूँ उसे मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन उसकी मोम उसे फोर्स कर रही होती है शादी तो तुम्हें करनी ही होगी क्योंकि वो काफी ज्यादा रईस है जो हमारे लिए अच्छा है। चू बोलती है, मॉम मैं तो बस उसे एक बार ही मिली हूँ, क्या आपके अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है जो आप मेरी शादी उससे करवाने के लिए बोल रही हैं? उसकी मोम तो उसे धमकी देने लग जाती है, अगर तुमने ये शादी नहीं की ना तो मैं बालकनी से कूद जाऊंगी। ये बोलकर वो सच में बालकनी की तरफ जाने लग जाती है। चू डर जाती है और डर की मारी हाँ बोल देती है। ये सब याद करने के बाद वो प्रेजेंट में बोल रही होती है, मुझे पहले से ही पता है क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तब से ही मोम हमेशा मुझे अपने कंट्रोल में रखती थी। वो जो भी बोलती है ना वो मुझे करना ही पड़ता है, जैसे कि मैं उनकी कोई गुलाम हूँ। उनकी हर बात माननी ही पड़ती है, शायद ये मेरी किस्मत है। तभी उसकी मोम आकर उसे बोलने लग जाती है, और कितनी तैयार होगी, तुम्हारा दूल्हा वहाँ पर आकर पहुँच गया होगा, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। बोलकर वो चू के पास आ जाती है और बोलती है, तुम्हें मालूम भी है उन्होंने एक नया घर खरीदा है जहाँ पर तुम आराम से रह सकोगी। ऐसी अच्छी फैमिली ना दिया लेकर भी ढूंढोगी ना तो भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ उसके दूल्हे वांग को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि चू उसे काफी ज्यादा पसंद आ गई होती है। वो तो वहाँ पे खड़े खड़े उसके ही सपने देखने लग जाता है। अभी उसका भाई उसे होश में लाता है, जिसके बाद ये लोग मस्ती मजाक करने लग जाते हैं और बोलते हैं शादी के बाद पार्टी जरूर होगी। वोंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मेरी मोम ने गिफ्ट के तौर पर चू की मोम को 90 मिलियन दिए हैं, वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकती है। वोंग की मोम गुस्से में वहाँ पर आ जाती है और बोलने लग जाती है, तुम अभी रास्ते में ही हो, तुम अपनी ब्राइड को लेने के लिए कब जाओगे? लेकिन तभी वो उसके लाल रंग के मुँह से देखकर बोलने लग जाती है, तुमने ये क्या पहना है, तुमने ये इंसर्ट क्यों किया है, इसमें तुम एक नंबर के जोकर लग रहे हो। वोंग बोलता है, सॉरी मॉम, मैंने पहली बार सूट पहना है इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन उसकी मोम उसकी कुटाई करने लग जाती है। उसके बाद उसे कार में बैठने के लिए बोलती है। इसी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है। आज उसकी भी शादी हो रही होती है, वो भी ब्राइड को लेने के लिए जा रहा होता है। उसे भी चू की तरह उसके डैड ने फोर्स किया होता है शादी करने के लिए, इसलिए वो काफी ज्यादा सैड और गुस्से में होता है। असिस्टेंट उसे समझाता है, हमें मालूम है कि आप इस शादी से खुश नहीं है और ना ही इस शादी को करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस शादी को नहीं करेंगे ना तो मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि ये उनका ऑर्डर है। वो बोलता है, वो आज तक जो भी कहते आए हैं मैंने वो किया है, उन्होंने अपनी मर्जी से मेरा एडमिशन करवाया, फिर मुझे उन्होंने अब्रॉड भेज दिया स्टडी करने के लिए, और जब मैं वापस आया तो जबरदस्ती मेरी शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं। क्या मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले सकता हूँ? मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, और क्या मैं अपनी मर्जी से वेडिंग भी नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि उसने जिस लड़की से मुलाकात की थी, यानी कि जिससे उसकी शादी होने वाली है, उसका नाम जियाओ होता है। वो जियाओ फैमिली की बड़ी बेटी होती है, लेकिन ली को वो जरा भी पसंद नहीं आती। एक्चुअली में जियाओ फैमिली ने ली फैमिली की हेल्प की थी। वो बोलता है उस लड़की में ना एक भी अच्छी खूबी नहीं है। असिस्टेंट उसे समझाने लग जाता है, आपके पास ना अभी भी 2 घंटे हैं, अब जाकर अपनी दुल्हन को लेकर आ जाइए। वो बोलता है, मुझे उस जैसी लड़की के साथ ना अपनी जिंदगी नहीं बितानी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो अपने डैड को बोलता है, मुझे ये शादी नहीं करनी है, तो डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं और एक चाटा मार देते हैं। हमने तो ऑलरेडी घर भी बाय कर लिया है। वो बोलता है, डैड मेरी फीलिंग का क्या, आपने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं है। डैड उसे धक्का मार कर बोलते हैं, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? जब तुम छोटे थे तो काफी ज्यादा अच्छे थे क्योंकि तुम हमारी हर बात मानते थे, लेकिन जब से तुम बड़े हुए हो तुमने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी है। उसके डैड को हार्ट डिजीज थी, इसलिए वो अपने डैड को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए वो शादी के लिए हाँ बोल देता है। प्रेजेंट में वो सोचता है शायद ये मेरी किस्मत है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक ही होटल में पहुंचते हैं क्योंकि कोइंसिडेंटली दोनों ब्राइड एक ही होटल में रुकी हुई होती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों ब्राइड भी एक दूसरे से मिल लेती हैं, पर लेकिन जो ब्राइड जियाओ की होती है वो काफी खतरनाक थी। वो उसे काफी गुस्से से देख रही होती है क्योंकि उसने उसके जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन चू अपने ऊपर घूंघट डाल लेती है और फिर दोनों ही अपने अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। यहाँ पर जियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है
मेरा दूल्हा कब आएगा, और आराम से गेम खेल रही होती है। उसके साथ जो लड़की आई होती है वो जबरदस्ती उसे भी घूंघट पहना देती है। के बाद दोनों की मेकअप आर्टिस्ट वॉशरूम में चली जाती है। उनके जाते ही जाओ चू के साथ फाइट करने लग जाती है। आखिर तुमने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने हैं, तुम इसके लायक ही नहीं हो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। ये बोलकर वो चू को धक्का मार देती है। वो बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम अपने आप को ना कोई राजकुमारी मत समझो, जो कि तुम्हारे जैसे कपड़े कोई दूसरा नहीं पहन सकता है। जाओ उस पर चिल्लाती, उससे पहले वहाँ पर वांग आ जाता है। इसके बाद दोनों ब्राइड फटाफट से अपना घूंघट पहन लेती है और हड़बड़ी में दोनों ही अपनी जगह चेंज कर लेती है। तभी वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट भी आ जाते हैं। वोंग आकर ज़्याओ को प्रपोज करने लग जाता है। ज़्याओ सोचती है जब हम पहली बार मिले थे तब तो ये मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर रहा था, आज अचानक से इतना ज्यादा खुश क्यों है। उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पर लिया जाता है। इसे देखकर वो मेकअप आर्टिस्ट चू को बोलने लग जाती है, आप काफी ज्यादा लकी हैं जो आपको इतना ज्यादा हैंडसम हस्बैंड मिला है। मुझे तो जेलसी हो रही है। ये सुनकर चू तो शौक हो जाती है। क्या कहा हैंडसम। इसके बाद ली भी चू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ वो ज़ियाओ को अपने नए घर की चाबी दे रहा होता है, लेकिन ज़ियाओ तो गुस्से में उसे चाबी वापस कर देती है क्योंकि वो भी शादी से खुश नहीं थी। वोंग सोचता है आखिर ये लड़की इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। दूसरी तरफ ली भी चू को ज़ियाओ समझकर पूछने लग जाता है, क्या तुम भी शादी नहीं करना चाहती थी। तो चू भी हाँ बोल देती है। ली बोलता है ड्रामा मत करो, मुझे पता है सब लोग मिले हुए हैं। वैसे मेरी फैमिली ने एक नया घर खरीदा है, लेकिन वो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए फ्यूचर में हम दोनों को ही मिलकर कमाना होगा। चू से बड़े आराम से बातें कर रही होती है। ली को तो डाउट होने लग जाता है अचानक से ये ऐसे बातें क्यों कर रही है, क्योंकि उसने पहली मुलाकात में ही ज़ियाओ का एटीट्यूड देख लिया था। उसे ना अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। उसने तो ली को ये भी बोल दिया था कि तुम्हारी कंपनी से हमारी कंपनी ज्यादा बड़ी है और शादी के बाद तुम्हें ही घर के काम करने होंगे और मेरी पर्सनल लाइफ में तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। ऐसे कई सारे रूल्स वो उसे बता रही होती है और वो बेचारा चुपचाप सुने जा रहा होता है। सब याद करने के बाद वो प्रेजेंट में बोल रहा होता है, आज ये लड़की बिल्कुल एक लड़की की तरह बिहेव क्यों कर रही है, या फिर ये कोई ड्रामा कर रही है। दूसरी तरफ दोनों की मॉम वांग और चू का वेट कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को क्या पता कि वांग तो किसी और लड़की को घर लेकर आ रहा है। यहाँ पर उन दोनों के डैड भी आ जाते हैं जो अपनी बेटी और दामाद का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों का घर आसपास में ही होता है और वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी ही थे। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन तभी वहाँ पर वांग ज़ियाओ को लेकर पहुँच जाता है और वहाँ की रस्म के मुताबिक दूल्हे को अपनी दुल्हन को उठाकर घर लेकर आना होता है। वोंग जैसे ही ज़ियाओ को उठाता है तो उस बेचारे की तो हालत ही खराब हो जाती है और सोचने लग जाता है अचानक से चू इतनी ज्यादा भारी कैसे हो गई। उसके ब्रदर तो उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, वोंग क्या आज तुमने खाना नहीं खाया है जो तुम ब्राइड को आज उठा भी नहीं पा रहे हो। वोंग सभी के सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, इसलिए वो जैसे तैसे कर अपनी ब्राइड को उठाकर घर तक लेकर आ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो गई थी जिसे देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी वोंग की मॉम उसे बोलने लग जाती है, इसे तुरंत अंदर लेकर जाओ। लेकिन तभी ज़ियाओ के डैड उसके पैर पर तिल देख लेते हैं और सोचने लग जाते हैं ये तिल तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तब तक वहाँ पर ली भी चू को लेकर आ गया होता है और वो जैसे ही चू को उठाता है तो शौक रह जाता है, आखिर चू इतनी ज्यादा हल्की कैसे हो गई, क्योंकि वो तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मोटी थी ना, कहीं मैंने किसी और से तो शादी नहीं कर ली है। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट तो पूरे टाइम उसके साथ थी, तो हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। ये बोलकर वो उसे घर तक लेकर आ जाता है। उसके बाद ब्राइड को एक बोल के ऊपर से गुजरना होता है। तभी सभी लोग ब्राइड के पैर को देख लेते हैं और काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं, ज़ियाओ के पैर इतने ज्यादा पतले क्यों हैं। ली को लगता है शायद उसकी वाइफ ने अपना वेट लॉस किया होगा। दूसरी तरफ ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और ज़ियाओ अपने रूम में बैठी हुई होती है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है। वांग के ब्रदर उसे बोल रहे होते हैं, चलो ना हम ब्राइड को देख कर आते हैं। वांग बोलता है तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो डर जाएगी। उसका फ्रेंड बोलने लग जाता है, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, इसके बदले में ना तुम्हें ड्रिंक पीनी होगी। लेकिन वांग को ड्रिंक नहीं पीनी थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो ड्रिंक करेगा तो उसकी मॉम उसे गुस्सा करेगी, इसलिए वो मान जाता है और बोलता है ठीक है तुम लोग ब्राइड को देख सकते हो, लेकिन तुम लोग ना अपनी लाइन क्रॉस मत करना।
के बाद ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं और इधर चू की मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये सभी लोग अंदर क्यों जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग ब्राइड की फोटो देखकर बोलने लग जाते हैं, ये लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, क्यों ना हम साथ में मिलकर कोई खेल खेलें। वोंग का एक भाई तो चू के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन जियाओ तो काफी जोर से चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद वांग का वो भाई भागते और चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है, क्योंकि जियाओ एक बड़ा सा चाकू लेकर उसके पीछे आ रही होती है। वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फ्लर्ट करने की। ये नजारा देखकर तो बाकी सारे गेस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चू की मॉम बोलती है, क्या सच में ये मेरी ही बेटी है, क्योंकि वो काफी जोर से चिल्ला रही होती है। और जियाओ की ये हरकतें देखकर तो वांग भी बेचारा डर जाता है। मैं इसे पहली बार मिला था तो ये बहुत ही ज्यादा शांत थी, लेकिन शादी के बाद ये लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो गई। दूसरी तरफ चू भी अपने रूम में बैठी हुई होती है और बाहर सभी गेस्ट आराम से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर दो बॉयज बोल रहे होते हैं, चलो ना हम ब्राइड से मिलने के लिए चलते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है, अगर तुम उसे देखने के लिए जाओगे ना तो वो तुम्हें जान से मार डालेगी। क्योंकि उन लोगों को पता था कि जियाओ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। डैड ली को बोलने लग जाते हैं, जाकर ब्राइड का घूंघट हटा दो। उसके बाद जैसे ही वो रूम में जाता है तो चू तो काफी ज्यादा डरने लग जाती है। ये उसे बोलता है, भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अच्छे से ही बिहेव करूंगा, तुम्हारे सारे रूल्स को भी फॉलो करूंगा। ये सुनकर चू तो शॉक हो जाती है, मैंने इसे कौन से रूल्स बता दिए। ये बोलकर वो घूंघट हटाने ही वाला होता है। दूसरी तरफ जियाओ वापस से घूंघट पहनकर अंदर आ जाती है और आकर वोंग को डांटने लग जाती है, तुम कैसे पति हो, तुम्हारी वाइफ को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और तुम चुपचाप डर की मारी बैठे हुए हो। ये बोलकर जैसे ही वो अपना घूंघट उठाती है तो ये दोनों तो एक दूसरे को देखकर शॉक ही हो जाते हैं। आखिर तुम कौन हो। वोंग तो जोर से चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन जियाओ उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है, बताओ तुम कौन हो। इसके बाद वोंग उसे अपनी पूरी कहानी सुना देता है कि उसका नाम क्या है और उसकी आज शादी होने वाली थी। जियाओ समझ जाती है कि वो जिस लड़की से मिली थी यानी कि वो इसकी वाइफ थी, यानी कि हम दोनों एक्सचेंज हो गए हैं। जो देखकर ये दोनों ही शौक रह जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। दूसरी ओर ली जैसे ही चू का घूंघट उठाता है तो वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं, तुम कौन हो। ली समझ जाता है जरूर ये उस आदमी की वाइफ है जिससे वो आज सुबह मिला था। तो भी उन लोगों की फोटो देखकर समझ जाती है कि जियाओ इसकी वाइफ है। इसके बाद ये दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। दूसरी तरफ मॉम वोंग और जियाओ को बाहर आने के लिए बोलती है। जियाओ तो वोंग को नाइफ से डराने लग जाती है, अगर बाहर तुमने किसी को कुछ बताया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, क्योंकि अगर ये बात मेरे डैड को पता चली ना तो वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। इस पर वोंग मान जाता है, लेकिन जियाओ खुद काफी ज्यादा डर रही होती है और वो अपना गुस्सा वांग को मारकर निकाल रही होती है। वोंग तो बेचारा माफी मांगने लग जाता है, ठीक है मेरी माँ, मेरी ही गलती है। बोलती है, मैं तुम्हारे सॉरी का क्या करूँ, पहले कोई आइडिया सोचो। अगर तुमने कोई आइडिया नहीं सोचा ना तो मैं तुम्हें नाइफ मार दूंगी। वो उसे इशारा कर कर दिखाती है, जिसकी वजह से वोंग की हालत तो टाइट हो जाती है। ये लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक है। उसके चिल्लाने की आवाज मॉम भी सुन लेती है, इसलिए वो तुरंत ही दरवाजा खोलने के लिए बोल रही होती है। लेकिन वोंग तो अपनी मॉम से भी बहुत ही ज्यादा डरता था, जो देखकर जियाओ तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। तुम तो ममास बॉय हो, लेकिन मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तुम अपनी मॉम को और बाकी सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो ताकि कोई भी हमारी बात सुन न ले। के बाद इस पर बाद में बात करेंगे। तो वोंग अपनी मॉम को जाने के लिए बोल देता है, मॉम हम अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मॉम बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं। लेकिन वोंग बोलता है, मॉम मैं ऑलरेडी 32 इयर्स का हो गया हूँ। ये सुनकर मॉम तो जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लग जाती है, जिसके बाद जियाओ अपने मुंह से ही आवाजें निकालने लग जाती है, जो सुनकर सारे गेस्ट शॉक हो जाते हैं और गॉसिप करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। इन लोगों में तो जरा भी सब्र नहीं है। क्योंकि मॉम वोंग की मॉम को बोलने लग जाती है, तुम्हारा बेटा तो सच में काफी ज्यादा बदमाश है, उसने तो गेस्ट के जाने का इंतजार भी नहीं किया। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जियाओ वोंग को बोल रही होती है, मुझे तुम्हारी चिंता बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो बस यहाँ से बाहर जाना है। दूसरी ओर वोंग की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, शादी वाले दिन ही इन लोगों ने हमारी इंसल्ट करा दी, ये कितनी शर्म की बात है। दूसरी तरफ ये दोनों चुपचाप बैठे हुए होते हैं। चू सोचती है, पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, मेरी शादी जिससे होने वाली है मैं उसे भी नहीं जानती थी और अब जिसके साथ हूँ
मैं उसे भी नहीं जानती हूँ। ली बोलता है, जब मैं वहाँ पर पहुँचा था ना, तब तो वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी, इसीलिए लगता है इतनी बड़ी गलती हो गई। अभी डैड दोनों को ही बाहर आने के लिए बोल रहे होते हैं। ये दोनों तो शौक रह जाते हैं, अब क्या करेंगे। ली बोलता है, एक ही रास्ता है, पहले हमें सभी लोगों को यहाँ से बाहर भेज देना चाहिए। और बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। चू तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, तुम्हारा मतलब क्या है। बाहर गेस्ट बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी ली अपना ड्रामा स्टार्ट कर देता है, जैसे अंदर इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत चल रहा हो। जो सुनकर इन दोनों के डैड को तो काफी ज्यादा शर्म आने लग जाती है और गेस्ट भी बहाने देकर वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर ये दोनों अपना ड्रामा कंटिन्यू रखते हैं। चू तो शर्म की मारी लाली हो जाती है। तभी दोनों के हाथ टच होते हैं तो दोनों ही शाय हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। ली सोचता है, ये लड़की काफी ज्यादा प्रीटी है, काश ये सच में मेरी वाइफ होती। दूसरी तरफ दोनों के ही डैड शर्म की मारी पानी पानी हो रहे होते हैं। ये यहाँ पर क्या हो रहा है। वो जैसे ही ली पर चिल्लाने वाले होते हैं तो ली फिर से आवाज़ें करने लग जाता है। इसके बाद दोनों के डैड सिगरेट पीने के लिए बाहर चले जाते हैं। हम दोनों घर के बाहर ही खड़े हैं। ये सुनकर ये दोनों शौक ही हो जाते हैं, मतलब कि वो लोग वापस आएंगे तो हम दोनों क्या करेंगे। ली को चू की फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा मासूम थी। पर मेरी वजह से इस बेचारी लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई तो मैं तो खुद को कभी माफ ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो चू को बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। दूसरी तरफ जियाओ घर से जा रही होती है, ये देखने के लिए कि कोई बाहर है या नहीं। लेकिन जाने से पहले वो वोंग को वार्निंग देती है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वांग का दिल तो तेजी से धड़कने लग जाता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये खतरनाक लड़की मुझे इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लगने लगी है। तभी जियाओ अपने डैड को बाहर देख लेती है, इसलिए वो तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन डैड की नजर उस पर जा पाती उससे पहले वो अंदर चली गई होती है। ये देखकर वो जियाओ के डैड को बोलते, हमें ना साइड पर खड़े रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी एक वेडिंग हुई है तो शायद हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। उसी तरफ जियाओ बाहर नहीं जाती तो वोंग तो बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है। जियाओ उसे एक चाटा मारकर बोलने लग जाती है, ये सारी गलती ना तुम्हारी है, तुमने हमारे बाजू में ही घर क्यों लिया। वो बोलता है, इसमें मेरी क्या गलती है, ये घर तो मेरी मॉम ने खरीदा था। ये सुनकर तो वो उसे एक और चाटा धर देती है। बेचारे वोंग का तो मुंह ही सूज जाता है। इसके बाद ये दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। वोंग आगे होता है और जियाओ उसके पीछे। इसके बाद ये दोनों थक हार कर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। वो बोलता है, मेरी शादी ना फोर्सफुली हो रही थी। वो बोलती है, मेरी शादी भी, मेरी भी सेम हालत है, लेकिन तुम तो एक लड़के हो ना, तुम अपने डैड को मना कर सकते हो। वो बोलता है, मेरे डैड को ना हार्ट डिजीज है, इसलिए मैं उन पर ज्यादा गुस्सा नहीं होता हूँ, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए मुझे ये बात ना माननी ही पड़ी। दूसरी तरफ जियाओ वोंग को समझा रही होती है, तुम्हें ना किसी से भी डरना नहीं चाहिए, अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अपनी मॉम की बात को मानने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है, देखो मुझ में ना इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है। जियाओ उसे फिर से चाटा मारने वाली होती है लेकिन रुक जाती है और बोलती है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। दूसरी तरफ डैड अभी भी बाहर खड़े हुए होते हैं। ये दोनों अंदर अपनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं। 3 घंटे बाद डैड अंदर आ जाते हैं और डोर नॉक करते हैं। तुम दोनों और कितना ज्यादा वेट कराओगे, जल्दी से हमें टी ला कर दो ताकि हम लोग यहाँ से जा सके। लेकिन वो दोनों फिर से ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ड्रामा करते हुए काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं क्योंकि उनका बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा हो गया होता है। बाहर दोनों के डैड बात कर रहे होते हैं। 3 घंटे हो गए हैं लेकिन ये लोग अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं। ये ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आजकल की जनरेशन काफी ज्यादा बेशर्म हो गई है। ये बोलकर जियाओ के डैड ली के डैड को बोलने लग जाते हैं, तुम्हें अपने बेटे को समझाना चाहिए, ये ना काफी ज्यादा हो रहा है। ली का डैड बोलते, ठीक है मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें टी नहीं मिलेगी, हम कल ही आएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जो सुनकर ये दोनों हंस रहे होते हैं। उनके जाते ही चू बोलने लग जाती है, वो लोग अब चले गए हैं तो मैं अब चलती हूँ। ये बोलता, थोड़ी देर रुक जाओ, पता नहीं हो सकता है वो बाहर ही हो। इसके बाद ये दोनों अपनी स्टडी की बातें करने लग जाते हैं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, और उन लोगों ने किस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है, और बातें करते हुए काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ वांग जियाओ की सेवा कर रहा होता है और जियाओ उसे अपने डैड के बारे में बता रही होती है। बचपन से ही मेरे डैड ने ना मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो काम में ना काफी ज्यादा बिजी रहते थे। वांग बोलता है, अब मैं समझा कि तुम ऐसी कैसी हो गई हो,
लेकिन मेरी कहानी तुमसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि मेरी मॉम पूरे दिन मेरी फिक्र करती है, पर वो तो मुझ पर हमेशा नजर रखी रहती है। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। स्याओ बोलती है, देखो अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अपने डिसीजन खुद ले लेने चाहिए। वो सारे क्या तुम्हारे भाई थे, वो काफी ज्यादा घटिया थे, सबसे ना तुम्हें दूर रहना चाहिए। वो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा। इस पर दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों बातें करते हुए सो गए होते हैं। इधर चू जैसे ही जागती है तो बोलती है, काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। वो बोलता है, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ बाहर चलता हूँ ताकि चेक कर सकूँ कि बाहर कोई है या नहीं। दूसरी तरफ वो दोनों भी देखने जा रहे होते हैं, जिसके बाद दोनों ही दूल्हे बाहर आ जाते हैं चेक करने के लिए कि कोई है या नहीं। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था दोनों एक दूसरे को क्या कहे। ली बोलता है, तुम्हारी वाइफ ना मेरे घर पर है। वोंग बोलता है, हाँ तो तुम्हारी वाइफ मेरे घर पर है। के बाद दोनों की ही दुल्हन बाहर आ जाती है और चारों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं और फिर सैड हो जाते हैं। ज़्याओ ली के पास जाने लगती है और चू वोंग के पास जाने लगती है। एक्चुअली में वोंग को ज़्याओ पसंद आ गई थी और ज़्याओ को भी वोंग अच्छा लगने लगा था। ली बोलता है, ये तो शर्मिंदा होने वाली सिचुएशन हो गई थी। वोंग बोलता है, सच में हमारी किस्मत कितनी अजीब है, लेकिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद ये चारों सेट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अभी तक एक साथ थे और अब अलग हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में सभी लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। चू ली के बारे में सोच रही होती है और वांग ज़्याओ के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। चू बोलती है, हमारी शादी हो गई है, इसलिए मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे इसकी आदत डालने में टाइम लगेगा। पहले हम दोनों दोस्त बनेंगे और फिर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। वो बोलता है, मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम बस एक बार ही मिले थे, लेकिन उसके बाद हमारी शादी किसी और से हो गई, इसलिए मुझे भी यही सही लगता है। चू बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? वोंग बोलता है, मुझे मालूम है तुम्हें भी फोर्स किया गया था इस शादी को करने के लिए, और तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। कल से हम दोनों अलग अलग रूम में सोएंगे और 9 साल तक वेट करेंगे। चू बोलती है, लेकिन तुम्हारी मॉम का क्या, अगर उन्हें बेबी चाहिए होगा तो? वोंग बोलता है, आज ज़्याओ ने मुझे बताया कि मुझे अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, क्योंकि मैं पूरी लाइफ अपनी मॉम की बात नहीं सुन सकता हूँ। वो बोलती है, अच्छा तो ज़्याओ ने कहा, तो वो बात बदल देता है। वो बोलती है, वैसे तुम दोनों पूरे दिन साथ में थे, तो क्या तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था? और वो उठ जाता है और बोलता है, मैं ना बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, और अब सो जाते हैं। वो बोलता है, वैसे तुम दोनों भी तो साथ में थे, तो क्या तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ? वो बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ज़्याओ तो कराटे लेकर सो रही होती है और बेचारी ली की नींद उड़ी हुई होती है उसके कराटों की वजह से, जिसके बाद वो चू के बारे में सोचने लग जाता है। हम तो पड़ोसी है ना, तो क्या फिर हम दोबारा से मिलेंगे? लेकिन अगर हम मिलेंगे भी तो क्या बातें करेंगे? दूसरी तरफ चू की भी यही हालत होती है, क्योंकि वोंग कराटे लेते हुए सो गया होता है। वो सोचती है, आज का पूरा दिन ना एक ड्रीम की तरह था। आज मैंने पूरे दिन बहुत ड्रामा किया और काफी ज्यादा मस्ती भी की, लेकिन उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसके बाद वोंग अपने दोस्तों के साथ होता है, जहाँ पर वो पार्टी कर रहा होता है और चू को एक मेड की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है, क्योंकि वोंग की मॉम उसे मेड की तरह काम कराया करती थी। अगर उससे कोई गलती हो जाती थी तो वोंग की मॉम उसे मारती थी और उस पर चिल्लाने लग जाती थी, लेकिन वोंग कभी भी उसका स्टैंड नहीं लेता था, क्योंकि वो अभी भी अपनी मॉम से काफी ज्यादा डरता था, इसलिए वो अपनी मॉम को चाहकर भी रोक नहीं सकता था। एक दिन चू वोंग की मॉम की बातें सुन लेती है। वो अपने बेटे को बोल रही होती है, भले ही वो तुम्हारी वाइफ हो, लेकिन है तो वो बाहर की ही ना, तुम्हारी फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ एक, इसलिए तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए बेटा। वोंग उन्हें समझाने लग जाता है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है, शादी के बाद ना तुम बिल्कुल बदल गए हो। इधर चू काफी ज्यादा थक गई होती है, इसलिए वो अपनी मॉम को कॉल कर बोलती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर उसकी मॉम तो उसे डांटने लग जाती है, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है अगर किसी लड़की का डिवोर्स होता है तो सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, और वैसे ही तुमने शादी वाले दिन हम सबको शर्मिंदा कर दिया था, तो क्या अभी भी तुम डिवोर्स लेना चाहती हो? और वैसे भी तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हुई है, वरना आजकल के आदमी तो दूसरी लड़कियों के साथ घूमते हैं। कम से कम तुम्हारा पति वैसा तो नहीं है ना, इसलिए तुम उसे डिवोर्स बिल्कुल भी मत देना। ये सुनकर तो वो रोने लग जाती है। वैलेंटाइन डे वाले दिन ये दोनों शॉपिंग करने जा रही होते हैं, लेकिन वोंग की मॉम जाने से मना कर देती है। वोंग बोलता है, मॉम आज वैलेंटाइन डे है,
हम बस थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाहर खाना खाएंगे। ये सुनकर मॉम तो उस पर चिल्लाने लग जाती है। चू बोलती है ठीक है तो हम नहीं जाते। ये बोलकर वो रूम में जाने लगती है। मॉम बोलने लग जाती है ठीक है लेकिन हमारी फैमिली का नाम बदनाम मत करना। इसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं। सामने से वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। ली उसे देखकर बोलने लग जाता है काफी टाइम हो गया है हमें मिले हुए, क्योंकि वोंग की मॉम तो चू को कभी बाहर जाने ही नहीं देती थी। यहाँ पर जियाओ और वोंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वोंग उनसे पूछने लग जाता है क्या तुम लोग भी बाहर जा रहे हो? ली हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो बोलता है ठीक है तो हम लोग साथ में चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों आगे चलने लग जाते हैं। मैगजीन में ली एक लेटर लिख रहा होता है, मेरे डैड ने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया है लेकिन अब मैं थक गया हूँ, मुझे अब आजाद होना है और सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा जिसके बाद मेरे डैड कभी भी मुझ पर नहीं चिल्लाएंगे। मैगजीन में जियाओ को उसके फ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे ड्रिंक करने के लिए बुला रही होती है और बोलती है वहाँ पर ना सभी लोग होंगे। जिसके बाद वो मान जाती है। ली उसे रोकता भी नहीं है। दूसरी तरफ चू साफ सफाई कर रही होती है। वोंग उसे डरते हुए बता रहा होता है आज हमें मेरे ब्रदर से मिलने के लिए जाना है क्योंकि शादी के दिन वो काफी नाराज हो गया था। उसने ना जियाओ के साथ फ्लर्ट किया था तो जियाओ ने उसे नाइफ से डरा दिया था। तुम्हें बस उसके बदले सॉरी बोलना होगा क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो तुम नहीं बल्कि जियाओ थी। वो बोलती है देखो मैं सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। वो बोलता है मॉम ने कहा है कि तुम्हें ये करना होगा लेकिन वो मना कर देती है, मैं तो तुम्हारे साथ भी नहीं आऊंगी। वो बोलता है तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। चू को गुस्सा आ जाता है बहुत हो गया, मैं कब से तुम्हारी मॉम की सुन रही हूँ लेकिन अब और नहीं। वो बोलता है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, वो मेरी मॉम है। चू बोलती है वो तुम्हारी मॉम है मेरी नहीं। ये बात मॉम सुन लेती है और वो चू को चाटा मार देती है और अपने बेटे को भी एक चाटा धर देती है। क्या तुम अपनी वाइफ को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो? और चू को बोलती है तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि तुम हमारे घर की बहू हो। लेकिन चू तो उनसे जवान लड़ाने लग जाती है तो उसकी सासू मॉम उसे एक थप्पड़ लगा देती है लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। मैं इस घर की बहू हूँ ना कि कोई मेड, तो हर किसी की बात मानती फिरूंगी। सासू मॉम बोलती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मेरा बेटा तुम्हें डिवोर्स दे देगा। वो बोलती है ठीक है तो मैं डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सासू मॉम तो शौक हो जाती है, क्या तुम मेरे बेटे से डिवोर्स लेना चाहती हो? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को जब ये बात पता चलेगी तो वो तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। चू बोलती है भले ही वो गुस्सा हो जाए लेकिन इस बार मैं नहीं रुकने वाली हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वांग उसे रोकने का ट्राई करता है लेकिन वो नहीं मानती और जाकर अपना लगेज पैक करने लग जाती है। अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी लाइफ अच्छे से बिताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सब लोगों की इतनी बातें सुनी है, इतना काम किया है, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिला? दूसरी तरफ वोंग अपनी मॉम से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, मॉम प्लीज आप अपने गुस्से को शांत कर दीजिए। लेकिन मॉम तो यहाँ पर किसी को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ जाओ किसी के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और इधर ली अपना लगेज पैक कर रहा होता है और वो अपने डैड को मैसेज करता है। बाहर आने के बाद वो जियाओ को डिवोर्स के पेपर दे देता है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मैंने काफी ज्यादा ट्राई किया कि हम साथ में रहेंगे तो हमारे अंदर फीलिंग्स जाग जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स देने की? अगर डिवोर्स देना ही है तो मैं दूंगी क्योंकि हमारी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली की हेल्प की थी और मुझे पता है तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो, ताकि मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम रख सको। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वो जाने लगता है। दूसरी तरफ ली की डैड ने उसका मैसेज देख लिया होता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। इधर चू अपनी मॉम को कॉल कर बता देती है कि वो डिवोर्स ले रही है। ये सुनकर उसकी मॉम को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और धमकाने लग जाती है, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं कूद जाऊंगी। वो बोलती है ठीक है आपको जो करना है वो करिए क्योंकि अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और मैं इस स्थिति को भी छोड़कर चली जाऊंगी। जिसके बाद वो अपना लगेज लेकर गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। उसकी सासू मॉम उसका लगेज पकड़ कर उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं ना थोड़ा गुस्से में आ गई थी। वोंग उसे बोलता है हाँ तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं करेगा, अब प्लीज तुम ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। वोंग की मॉम अपने मन में सोच रही होती है, मैं शादी को नहीं तोड़ सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी मॉम को 90 मिलियन दे दिए हैं और अगर डिवोर्स हो जाएगा तो घर का आधा हिस्सा इसे भी देना होगा। इसीलिए सासू मॉम बोलने लग जाती है ठीक है अब जो तुम कहोगी वही हम करेंगे। चू बोलती है मैं ना आप सभी लोगों से काफी ज्यादा थक गई हूँ। सासू मॉम को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर उसे बोलती है कोई बात नहीं, तुम बाहर नहीं जाना चाहती हो ना तो तुम घर पर खाना बना लो ताकि हम उसे घर पर बुला ले जिससे उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। वो बोलती है भला मैं उसके लिए खाना क्यों बनाऊं?
हम ये सुनकर सासू मोम बोलने लग जाती है, अब तुम ज्यादा बेशर्म भी मत बनो। वोंग उसे बोलता है, मोम ने भी तो तुम्हारी बात मानी ना, तो तुम उनकी बात क्यों नहीं मानती हो? लेकिन चू मना कर देती है, अब से मैं इस जगह पर नहीं रह सकती हूँ। सासू मोम तो उसे धमकाने लग जाती है, अगर तुम ऐसा करोगी ना तो तुम जो देश लेकर आई थी उसमें से मैं तुम्हें एक पैसे भी नहीं दूंगी। चू बोलती है, ठीक है तो वो आप रख लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। अंतिम संस्कार में ये सुनकर वोंग तो शौक रह जाता है, क्या तुम ये क्या बोल रही हो? चू बोलती है, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मुझे इस घर से भी कुछ नहीं चाहिए। वोंग बोलता है, तुम पागल मत बनो, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है तो तुम क्या करोगी? और मुझे छोड़कर कोई आदमी तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। वो बोलती है, मुझे अब अपनी कोई फिक्र नहीं है, मैं अकेले भी अपनी लाइफ बिता सकती हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं। सासू मोम बोलती है, तुम्हें पता है सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। चू बोलती है, देखो अब मैं आप लोगों से ना बहस नहीं करना चाहती हूँ, मैं कल ही वकील के हाथों डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। सासू मोम तो उसे रोकने लग जाती है, तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। इसके बाद दोनों सूटकेस को अपनी अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। सासू मोम फिर से चू को चाटा मार देती है, तो इस बार चू भी पीछे नहीं हटती और वो भी सासू मोम को एक चाटा लगा देती है। सासू मोम बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो? चू बोलती है, मैं काफी टाइम से आपका टॉर्चर बर्दाश्त कर रही हूँ लेकिन अब नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो ली को अपने सामने देखती है। ली उसके गाल पर चाटे का निशान देख लेता है। दूसरी तरफ वोंग की मॉम अपना गुस्सा अपने बेटे पर निकाल रही होती है। तुम्हारी वाइफ ने मुझे थप्पड़ मारा और तुमने कुछ भी नहीं किया, बोलकर वो जबरदस्ती उसे चू का पीछा करने के लिए बोल देती है। इस बार उसे मार कर अच्छे से सबक सिखाना। दूसरी तरफ चू ली को इग्नोर कर जा रही होती है। अभी वोंग आकर उसे रोक लेता है और बोलता है, तुम्हें मेरी मोम की बात माननी ही होगी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। लेकिन वो नहीं मानती, तो वोंग अपनी मोम के कहने पर उसे चाटा मारने वाला होता है, लेकिन ली उसे रोक देता है और बोलता है, एक अच्छा आदमी कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता है। वोंग बोलता है, ये मेरी मोम का ऑर्डर है जिसे फॉलो करना ही होगा। ली बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या तुम अभी भी अपनी मोम की ही बात सुनोगे? सही बात मानना अलग बात है, लेकिन अपनी मोम के कहने पर अपनी वाइफ को मानना ये एक जुर्म है। वोंग की मोम उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम होते कौन हो हमारे परिवार के मैटर में बोलने वाले? अभी तक तो हमने इसे चाटा नहीं मारा है, लेकिन अब इसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। उनकी बातें सुनकर चू की आंखों में तो आंसू आने लग जाते हैं। मैं कितनी ज्यादा बदनसीब हूँ जो मेरी शादी इस घर में हुई। ली बोलता है, अगर कोई भी मेरे सामने ऐसा घटिया काम करेगा ना तो मैं उसे रोकूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गलत है। वोंग की मोम बोलती है, तुम होते कौन हो? वोंग बोलता है, मोम ये हमारा पड़ोसी है। तो मोम चू पर गलत इल्जाम लगाने लग जाती है। अब मुझे समझ में आया कि तुम डिवोर्स क्यों चाहती थी, क्योंकि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना। कि बोलता है, आप इन सारी चीजों का इल्जाम चू पर नहीं लगा सकती हो। के बाद वो चू को बोलता है, तुम यहाँ से जाओ, इन लोगों को मैं हैंडल कर लूंगा। वोंग की मोम तो चिल्लाने लग जाती है, भले ही तुम चली जाओ पर हम ये शादी नहीं तोड़ेंगे। दूसरी तरफ बाहर चू आकर उड़ते हुए पंछियों को देखती है और स्माइल करती है, फाइनली मैं आजाद हो गई। दूसरी तरफ वोंग की मोम उसे बोलती है, जाकर अपनी वाइफ को रोको। वोंग वहाँ से जाने लगता है तो ली उसे धक्का मार देता है। वोंग की मोम तो ली पर चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद ली भागते हुए बाहर आ जाता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि चू और वोंग का डिवोर्स हो गया है। वो तुरंत ही चू को ढूंढने लग जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। कई लोगों से चू के बारे में पूछने लग जाता है कि आपने उसे देखा है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा होता। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, पता नहीं वो कहाँ पर चली गई। नेक्स्ट सीन में चू वोंग के साथ वेडिंग सर्टिफिकेट कैंसिल कराने के लिए जाती है। वोंग उसे बोलता है, अब तुम क्या करोगी? वो बोलती है, मुझे तुम लोगों से कोई भी पैसे नहीं चाहिए। वोंग बोलता है, सॉरी, मुझे ना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि तुम जैसे हो वैसे ही सही हो। वैसे भी बहुत सारी लड़कियों को ममास बॉयज पसंद आते हैं, तुम्हें अपना बिहेव ना ऐसा ही रखना चाहिए ताकि तुम गर्ल्स के बीच में फेमस हो जाओ। एक्चुअली में तो वो उसे ताना दे रही होती है, लेकिन वोंग तो तारीफ समझकर स्माइल कर रहा होता है। वो बोलती है, प्रॉब्लम तो मुझ में है क्योंकि मैं ही तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़के को ना मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। और बेचारे को चने के झाड़ पर चढ़ाकर खुद खुश होकर वहाँ से चली जाती है। वोंग को तो अपनी मोम की सारी बातें सही लग रही होती हैं। मोम ने बिल्कुल सही कहा था कि चू उसके लायक नहीं है। उसके वहाँ से जाते ही ली और जियाओ भी वेडिंग सर्टिफिकेट कैंसिल करा लेते हैं। जियाओ तो बड़े मजे से वहाँ से जाने लगती है। ली उसे बोलता है, भले ही तुम ड्रिंक करती हो और सिगरेट पीती हो और क्लब में जाती हो, पर तुम काफी अच्छी लड़की हो।
ये सुनकर जियाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसके सामने अपनी बुराइयां कर कर और उसकी तारीफें कर कर उसे खुश कर कर वहाँ से जाने लगता है। जियाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो अपनी कार से जा रही होती है, तभी उसे वोंग मिल जाता है। जियाओ वोंग को बोलती है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। बातों ही बातों में दोनों को पता चल जाता है कि दोनों का ही डिवोर्स हो गया है। वोंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। क्या टाइमिंग है। जियाओ बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है। वो उससे डरते हुए बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर जियाओ तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। वोंग बोल रहे, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, तब से ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। जब तुम वापस जा रही थी ना, तो मैं काफी ज्यादा सैड भी हो गया था। काश हमारी वेडिंग सच में हो जाती। ये सुनकर जियाओ तो स्माइल करने लग जाती है और बोलती है, चलो फिर हम घर चलते हैं। इसके बाद वो उसे अपने घर पर लेकर आ जाती है और बेड पर धकेल देती है। वो बोलता है, मुझे पता नहीं है कि क्या करना है। जियाओ उसे चाटा मार कर बोलती है, तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। जिसके बाद दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ चू काफी ज्यादा खुश होती है अपने आप को उस जेल से आजाद कर कर। वो जगह जगह पर घूमने के लिए जाती और बहुत सारी चीजों के फोटो भी खींचती, जो कि आज तक उसने किया नहीं होता। बोलती है, अब मुझे जाकर पता चला कि दुनिया तो काफी ज्यादा बड़ी है, हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ी है। दूसरी तरफ ली भी काफी जगह पर घूमता है और उसने अपनी खुद की कंपनी खोलने का भी सोच लिया होता है, लेकिन उससे पहले वो ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे बिजनेस के बारे में पता चल सके। सबसे पहले वो अपनी ई रिक्शा से मिनरल वाटर की बोतल बेचने जाता है और उसकी सेल काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो एक कंपनी में काम करने के लिए जाता है और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। इसके बाद कहानी 5 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर वो एक कंपनी का CEO बन गया होता है, लेकिन अभी भी वो चू को भुला नहीं पाया था। उसके बाद अभी भी वो शादी वाला फोटो होता है और वो अभी भी उसे ढूंढ रहा होता है। इसके बाद वो अपने डैड को काफी सालों के बाद कॉल करता है। डैड चिल्लाने लग जाते हैं, 5 साल बीत गए हैं, तुम कहाँ पर हो। क्या तुम सही से खाना खा भी रहे हो नहीं। वो बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ। डैड उसे माफी मांगने लग जाते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं करवानी चाहिए थी। मुझे लगा कि अगर मैं ये करूँगा तो इससे तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वो बोलता है, डैड अब इस बात को काफी ज्यादा लेट हो गया है। डैड उसे सॉरी बोलने लग जाते हैं। ली तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। डैड उसे बताते हैं, तुम्हारे जाने के बाद जियाओ ने अपने पड़ोसी वांग के साथ शादी कर ली है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। डैड बताते हैं, पहले तो मैं उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन दोनों की तो शादी हो गई है। ली बोलता है, आपको डैड खुश होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसकी वाइफ के साथ शादी कर ली थी और अब मैं उसी से प्यार करता हूँ। जो सुनकर उसके डैड तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जियाओ अपनी सासू मोम को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर रही होती है। वो उनके सामने ही खाकर कचरा फैला रही होती है और बेचारा वोंग साफ सफाई कर रहा होता है, जो देखकर मोम तो चुपचाप बैठी हुई होती है, क्योंकि उसे जियाओ का गुस्सा पता था, वो काफी खतरनाक है। नेक्स्ट सीन में अपने बेटे पर चिल्ला रही होती है, तुम फिर से चू के साथ शादी कर लो और उसे वापस लेकर आ जाओ। वोंग बोलता है, मॉम मैं हमेशा आपकी बात तो नहीं मान सकता हूँ ना, इसलिए अब जब आप जो भी कहोगी ना, अब मैं वो नहीं करने वाला। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। वोंग बोलता है, मैं उसे ही चूज करूंगा, क्योंकि वो मेरी गोलू मोलू प्यारी सी प्रिंसेस है। ये सुनकर मोम को तो हार्ट अटैक ही आने वाला होता है। क्या तुम उस लड़की के लिए अपनी मोम को छोड़ रहे हो। वोंग बोलता है, मॉम मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस अब आपका ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगा। मॉम तो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर जियाओ भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे पति पर हाथ उठाने की। इसके बाद वो अपनी सासू मोम पर चढ़ जाती है और उस पर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। सासू मोम तो बस रोती रह जाती है और हेल्प मांग रही होती है। नेक्स्ट सीन में वोंग अपनी वाइफ की सेवा कर रहा होता है और उसकी मोम घर साफ कर रही होती है। मोम गुस्से से जियाओ को देख रही होती है तो जियाओ बोलने लग जाती है, तुम अपना काम करो वरना मैं तुम्हें नर्सिंग होम भेज दूंगी। ये सुनकर सासू मोम को तो चू की याद आने लग जाती है। वो कितनी अच्छी लड़की थी, पता नहीं मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगर मैंने उसके साथ बुरा बर्ताव ना किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। उसी तरफ चू को दिखाया जाता है, जो लग्जरी सी कार से बाहर आती है, क्योंकि अब वो भी एक बड़ी कंपनी की CEO बन गई होती है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है, हम जिस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं वो भी जियानलैंड सिटी में रहने वाले हैं। चू बोलती है, तो तुम उसे बोलो कि वो मुझसे मिलने के लिए आए। इसके बाद वो अपने ऑफिस में आती है और जियांग चेन का नाम सुनकर उसे अपनी मोम की याद आने लग जाती है और डरते हुए वो अपनी मोम को कॉल करने लग जाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर उसकी मोम तो रोने लग जाती है। तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम सही से रह रही हो और खाना खा रही हो। वो बोलती है, मैं
मैं एकदम ठीक हूँ। उसकी मॉम बोलती है मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे बात करने की, क्या तुमने अभी भी मुझे माफ नहीं किया है? मैं ना तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, पर मुझे तुम्हारी फिक्र थी कहीं तुम्हारी वेडिंग गलत इंसान से ना हो जाए और तुम्हारी लाइफ बर्बाद ना हो जाए। मुझे नहीं पता था वोंग की मॉम इतनी बुरी है, वो तुम्हें ऐसे टॉर्चर करेगी। वो बोलती है ये पास की बातें हैं, वैसे भी कल मैं अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आ रही हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है अब मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगी, तुम ना जल्दी से वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी। ये सुनकर चू भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ली वी जियानचेन सिटी में जाने के लिए निकल रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। इधर चू भी अच्छे से तैयार होकर ली की कंपनी में पहुंच जाती है, क्योंकि उसने उस सिटी में भी एक कंपनी को एक बार कर लिया था। यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ली उसे बोलता है तुम्हें मालूम है तुम्हारे जाने के बाद वोंग ने मेरी वाइफ जियाओ से शादी कर ली। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है, क्या कहा? मुझे तो ये पता ही नहीं था। वो बोलता है उन लोगों को प्यार हुआ था जब वो पहली बार मिले थे तभी। वो बोलती है शायद यही उनकी किस्मत होगी। बोलता है सच में हमारी किस्मत भी ऐसे ही अच्छी है। ये सुनकर चू तो थोड़ी नर्वस हो जाती है। वो बोलता है ये बात मुझे मेरे डैड ने बताई थी, तो मैंने भी उन्हें बताया कि मेरी शादी उसकी वाइफ के साथ हो गई थी। ये बोलकर वो उसे देख रहा होता है और बोलता है उस दिन ना मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ढूंढा, लेकिन तुम तो मुझे बाय किए बिना ही चली गई। इसके बाद मैंने अपना खुद का काम शुरू कर दिया, लेकिन इतने सालों में मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आई, क्योंकि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था ना तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तब मैं तुम्हें कन्फेस करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? चू तो बहाना देकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ली इस बार मौका नहीं छोड़ता। वो उसके पीछे जाता है और चिल्लाकर उसे प्रपोज कर देता है, जो सुनकर चू तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी उसे मन ही मन चाहती थी। वो उसे मैसेज कर वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही ली उस मैसेज को देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो मान गई होती है। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।